हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। मार्च के वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा डिले हुआ। टाइफाइड से पिछले 15-20 दिनों से मैं परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुखार रह रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तबीयत भी सही नहीं रह रही है, इस वजह से कंटेंट नहीं बन पा रहा था। फिर भी चीज़ें मैं रिकवर कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आप लोगों को अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूँ कि जो भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं वो सारी चीज़ें मिलें। और इसी बीच में लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं ऐप और वेबसाइट से रिलेटेड। तो ऐप भी अंडर मेंटेनेंस है, वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस है, ये मैं पता है। पेड कोर्स भी मैंने लॉन्च नहीं किया, ये भी मुझे पता है। बहुत जल्दी चीज़ें आपको लॉन्च कर दी जाएंगी और जब तक चीज़ें पेड नहीं आ रही तब तक यूट्यूब पर फ्री में रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वहाँ से आप लोग देखते रहो, ठीक है ना। जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा, जिस दिन ऐप हमारा सही हो जाएगा, उस दिन आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट करके बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग सब्र रखो, यूट्यूब से पढ़ाई अपनी करते रहो। और देखो आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। What was the year-on-year bank credit growth in Q3 of financial year 23 as per the recent RBI's quarterly statistic on depends on credit of scheduled commercial banks दिसंबर 2022। वित्त वर्ष 2023 के Q3 में वर्ष दर वर्ष बैंक ऋण वृद्धि क्या थी। हाल ही में आरबीआई की त्रैमासिक सांख्यिकी पर जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दिसंबर 2022 के अनुसार। हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश में समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आरबीआई ने भी हाल ही में एक अपना क्वार्टरली स्टैटिस्टिक ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक दिसंबर 2022 नाम से एक रिपोर्ट अपनी जारी की है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है उस रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ क्या थी, ये इसमें पूछा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या थी, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.18%, 16.8%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये आरबीआई की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना, रिपोर्ट का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये नाम आप लोग याद रखना। आरबीआई की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो है बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 16.8% की हुई है, जबकि Q2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो Q2 में ये जो ग्रोथ थी 17.2% की हुआ करती थी। इस रिपोर्ट के कुछ और पॉइंट्स हैं, उन्हें भी टू द पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग समझते हैं, अननेसेसरी फालतू बातें नहीं करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं बनाएंगे। पीडीएफ में सारी चीज़ें और डिटेल में मिलेंगी, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में एग्रीगेट डिपॉजिट में जो है 10.3% की ग्रोथ हुई थी। कब? दिसंबर 2022 में एग्रीगेट डिपॉजिट में, ठीक है ना। और ये भी जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं ना, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्केल 2 स्केल 3 के लिए जो भी आप प्रमोशनल और एग्जाम देंगे हमें, या जो इंडियन बैंक वगैरह का लगा है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ध्यान से सुनना। मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनना कि लास्ट में भी वीडियो खत्म होगा तो पंजीरी और चरणामृत वगैरह आपको दिया जाएगा, ऐसे फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो जो बता रहा हूँ, कान खोल लो, आँख कान नाक गला मुंह, जहाँ जहाँ से दिमाग में आपके घुस सकता है चीज़ें, वो सारी चीज़ें खोल कर रखो और सुनो, याद कर लो यहीं पर, जिससे कि एक बार दोबारा जब पीडीएफ पढ़ो तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैलेंडर ईयर 2022 में, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैलेंडर ईयर 2022 में पब्लिक सेक्टर बैंक क्रेडिट में 15.7% की ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई। और ये बात हो रही है कैलेंडर ईयर 2022 की। लेकिन अगर हम लोग कैलेंडर ईयर 2021 की बात करेंगे तो ये जो बढ़ोतरी थी ये 4.7% की थी, ठीक है ना। और ये बात किसकी हुई? 15.7 की हुई, पब्लिक सेक्टर की, यानी कि सरकारी बैंकों की। और अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इनका क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कैलेंडर ईयर 2022 में 19.1% था, बढ़ा, जबकि 2021 में ये 13.1% था। तो ये बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की, ये बात हो गई पब्लिक सेक्टर की। तो ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ से याद रखना। फॉरेन बैंक्स की क्रेडिट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ थी उसमें कमी आई है, उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें डिक्रीजमेंट हुआ है। दिसंबर 2022 में सिर्फ 9.6, दिसंबर 2022 में सिर्फ 9.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सितंबर 2022 में ये बढ़ोतरी जो थी 13.8% की थी। और ये बात हो रही है फॉरेन बैंक की, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और करंट अकाउंट डिपॉजिट ग्रोथ में अगर हम लोग बात करें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट ग्रोथ में कितने % की वृद्धि हुई।
तो 4.6% की इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुई। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ग्रोथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7.3% का जो है ग्रोथ हुआ इसमें, ठीक है ना। करंट का 4.6, सेविंग का 7.3% की ग्रोथ हुई। 2022 में टर्म डिपॉजिट जो है वो 13.2% की ग्रोथ दर्ज की गई इसमें। 2022 में टर्म डिपॉजिट में 13.2% की ग्रोथ दर्ज की गई, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिपोर्ट के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है और याद करने की कोशिश की है और आपको याद कराने की भी कोशिश की है। स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के का पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ना, जब भी इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ना आप लोग। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। और लास्ट ईयर आरबीआई रिपोर्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, तो पीडीएफ से इसके सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें क्या करेगी, आईबीपीएस क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, आईबीपीएस सीधे सीधे बताएगा कि अभी आरबीआई ने क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक दिसंबर 2022 ये जारी किया, ठीक है ना। इस रिपोर्ट्स के अनुसार कौन कौन से पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन कौन से पॉइंट सही है कि नहीं, पहला पॉइंट दे देगा, दूसरा पॉइंट दे देगा, तीसरा पॉइंट दे देगा, चार पॉइंट दे देंगे, ठीक है ना। और चारों पॉइंट में इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी। उसके बाद में जो ऑप्शन बनाया जाएगा वो ऑप्शन कैसे बनाया जाएगा, ओनली वन, मतलब केवल एक पॉइंट सही है, बी एंड सी दोनों सही है, कोई नहीं सही है, या तीनों सही हैं। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बना दिया जाएगा, इस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग कर दी जाएगी। तो ये आप तभी कर पाओगे जब ये चारों पॉइंट आपको याद होंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सही वाला पता है तब आप उसका आंसर कर पाओगे, तब आप उसका सही कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है। इस तरीके की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है उसमें चारों पॉइंट्स का सही एग्जैक्ट आंसर में पता होगा, तब जाके हम लोग कर पाएंगे, तभी जाके उसका सही उत्तर दे पाएंगे। और इसी तरीके से आरबीआई ने लास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रेम किया था और काफ़ी सारे लोग इसमें मतलब गड़बड़ कर दिए थे। तो इसलिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, कहाँ से बनेगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। तो सुनना, समझना, नोट डाउन करना और जो भी पॉइंट्स हैं इसका पीडीएफ में पढ़ना। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। In order to support cross-border trade transactions, which bank has recently signed an agreement with Exim Bank, Export-Import Bank of India, ठीक है। सीमा पार व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में निर्यात आयात बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और ऑप्शन नंबर सी आरबीएल बैंक जो है वो इसका आंसर होगा। आरबीएल बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। आरबीएल बैंक क्योंकि इसका आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आर सुब्रमण्यम कुमार जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। अपनों का बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ये बात हुई आरबीएल बैंक की, ये मैंने बता दिया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एग्जिम बैंक का, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट कर मुझे बताओगे। नेक्स्ट देखेंगे। बाय विच नेम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा ABSLI निश्चित आयुष प्लान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मतलब आंसर हो जाएगा। ABSLI का मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्लान से रिलेटेड हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है ये भी हमारा जो निश्चित आयुष प्लान है, इस प्लान के बारे में हमको नहीं पढ़ना। प्लान में क्या क्या था, क्या एज फैक्टर होगा, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रीमियम होगी, हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको पॉलिसी नहीं बेचनी है और पॉलिसी बेचने से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। सीधे सीधे बस ये नाम पूछा जा सकता है कि अभी निश्चित आयुष प्लान कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। सीधे सीधे ये दिया जा सकता था कि निश्चित आयुष प्लान कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। तो बस इस तरीके से इसमें किया जा सकता है। तो बस इतना ही हम लोग जानेंगे, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से कैसे कैसे फ्रेम हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू दी बैंक्स नेटवर्क,
भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। बैंक एश्योरेंस क्या होता है ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा छोटा सा मोटा मोटा इंटरव्यू में मतलब ओवरव्यू दे दूंगा आपको। बैंक के नेटवर्क के माध्यम से अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के साथ में एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है। सबसे पहले बैंक एश्योरेंस का हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या मतलब होता है। देखो बैंक एश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसको देखो अगर बीच से तोड़ो तो यहाँ पर बन रहा है बैंक और ये बन रहा है इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में एक पार्टनरशिप होती है जिससे कि इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान को बैंक की ब्रांचेस के माध्यम से बेचे जा सके, तो उसी को हम लोग जो है बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप पे साइन किया हुआ है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इंदरजीत कैमोट्रा ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। इंदरजीत कैमोट्रा जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स डिजिटल सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एक्सपीरियन इंडिया। अपनी डिजिटल सुरक्षा और अभिनव समाधानों को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक्सपीरियन इंडिया के साथ में साझेदारी की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एएस राजीव जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में मैंने बताया ऑप्शन में, और आप जो चीज़ें दी गई हैं जो बैंक की दी गई इनका हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ टैगलाइन आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद वी गार्ड इंडस्ट्रीज। सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में वी गार्ड इंडस्ट्रीज के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस समझौते के हो जाने के बाद रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम की टोटल कॉस्ट का 80% जो है वो फिनेंशियल सपोर्ट प्राप्त होगा। टोटल कॉस्ट का 80% फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त हो सकेगा। किसके किसके द्वारा होगा, कौन ये सपोर्ट करेगा, तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू वी गार्ड। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है 80% की लोनिंग जो है 80% का सोलर जो हमारा रूफटॉप पावर सिस्टम होगा, सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम होगा, उसकी टोटल कास्ट का, टोटल उसकी कीमत का, टोटल कॉस्ट का 80% फाइनेंसिंग जो है वो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा की जाएगी। इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की ही बात हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर वगैरह के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो थिरिसूर केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जॉय ऑफ बैंकिंग ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। जॉय ऑफ बैंकिंग इसकी टैगलाइन हो जाएगी। केपी थॉमस जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। केपी थॉमस जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बताया। बाकी ऑप्शन में जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके साथ साथ में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दी गई हैं। तो इनका सबका हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ टैगलाइन आप लोग रिकॉल करते हुए इसी समय पर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली एग्रीड टू फंड हाउ मच अमाउंट अंडर फेज 1 of the proposed infrastructure development investment program in Himachal Pradesh to strengthen the tourism infrastructure। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम के चरण 1 के तहत कितनी राशि देने पर सहमति व्यक्त की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1311.20 1311.20 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम करता है। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 2357 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में 1311.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये अमाउंट आप याद रखना, फर्स्ट फेज के लिए 1311 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। टोटल 2357 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा ये दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, तो ये अमाउंट आप लोग यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पर बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की भी बात हो रही है। तो एडीबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू इनकरेज फीचर फोन यूजर्स टू यूज UPI 123 पे टू मेक डिजिटल पेमेंट्स Which of the following bank has recently partnered with साधन एंड नेक्स्ट जेन, ठीक है ना। डिजिटल भुगतान करने के लिए फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को UPI 123 पे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने साधन और नेक्स्ट जेन के साथ में साझेदारी की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ठीक है ना। IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ने साधन और नेक्स्ट जेन के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया, जिससे कि जो भी फीचर फोन्स के यूजर हैं वो अपने डिजिटल पेमेंट्स को करने के लिए UPI 123 पे का यूज कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम आप चारों याद रखना ये कि किन किन लोगों ने जो है पार्टनरशिप किया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है साधन की, तो ये साधन जो है ये क्या है, तो ये जो साधन है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट जेन जो लिखा है ये क्या है, तो जो ये नेक्स्ट जेन है ये दिल्ली बेस्ड एक फिनटेक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक ना। इन दोनों के साथ में ये दोनों बैंकों ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया। क्यों किया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया, कौन से दोनों बैंकों ने, IDFC फर्स्ट बैंक ने और फेडरल बैंक ने किसके किसके साथ में पार्टनरशिप किया, साधन और नेक्स्ट जेन के साथ में। क्यों किया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पर एक बात हो रही है UPI 123 पे की, यहाँ पर बात हो रही है UPI 123 पे की। तो UPI 123 पे जो है वो दिसंबर 2022 में RBI के द्वारा NPCI के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो UPI 123 पे है ये फीचर फोन यूजर्स के लिए एक पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और जितने भी बैंक के ऑप्शन में दी गई हैं, हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैग लाइन, ये आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। मैं बार बार बताता रहता हूँ, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, तो आप लोग रिकॉल करते हुए चला करो। क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपसे मैं पूछता हूँ, तो तरीका मेरा वही रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि इसका मैं बता दे रहा हूँ, आप फेडरल का और बाकी बताओ। IDFC फर्स्ट का मैं बताता हूँ। V वैद्यनाथन जो है इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसकी टैगलाइन, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी और चीज़ें आप लोग बताओ। नेक्स्ट देखते हैं। Which company has recently received SEBI's approval for mutual fund business? हाल ही में किस कंपनी को म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सेबी से मंजूरी मिली है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसका हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शन नंबर बी एंजल वन इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा, ठीक ना, वन लाइनर ही रहेगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए बस इतना पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेबी की बात हुई है तो इसका चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आप लोग रिकॉल कर लो। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, व्हाट इज द इंडिया GDP इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर डी 4.4% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वार्टर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो थर्ड क्वार्टर में पूछा गया है। क्वार्टर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसका आंसर 6.3% होता, ठीक ना। कुछ और प्रोजेक्शन भी हैं इस रिपोर्ट में जो यहाँ पर पढ़ना जरूरी नहीं है, उतना नेसेसरी मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। PDF में थोड़ा सा डिटेल देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ना, ठीक ना। स्केल 2 और स्केल 3 में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि देखा था ना हम लोगों ने लास्ट ईयर स्केल 3 में GDP का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जबकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्केल 3 में GDP का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्केल 2 के लिए तो था लेकिन स्केल 3 के लिए नहीं था। स्केल 3 में लास्ट ईयर GDP प्रोडिक्शन पूछ लिया गया था, तो पूछ कहीं भी सकते हैं। तो थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिलेगी, वहाँ से आप लोग पढ़ना। बाकी अभी के लिए बस इतना ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। As per the Moody's Global Macro Outlook 2023-24 February 23 update,
व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2023-24 फरवरी 2023 में अपडेटेड के अनुसार 2023 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि क्या है, ठीक है ना। मूडीज़ का भी ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2023 जारी किया गया और इसके अनुसार 2023 में इंडिया की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, बस यही इतनी पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन में फालतू की बातें इधर उधर लिख दी गई हैं, ये कर दिया जाता है, कोई बात नहीं। जो इसमें बस मुद्दे की बात यही है कि 2023 के लिए क्या इंडिया का प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है मूडीज़ के ग्लोबल माइक्रो आउटलुक के अनुसार। तो इस कंडीशन में जो इसका आंसर हो जाएगा 5.5% ऑप्शन नंबर बी। 5.5% ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 के प्रोजेक्शन के अनुसार ये 4.8% हुआ करती थी, लेकिन अब फरवरी अपडेट में इसको बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया है। और ये बात हो गई 2023 की। और 2024 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 2024 में जो है इसका प्रोजेक्शन जो है वो 6.5% का कर दिया गया है इसी रिपोर्ट के अनुसार। तो नवंबर 2000 की ये 4.8% थी और अभी जो है वो इसके लिए फरवरी के इसके लिए मतलब 5.5 कर दिया गया है परसेंट 2023 के लिए इंडिया के प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। और 2024 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6.5% कर दिया गया प्रोजेक्टेड, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय दिस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज बाय व्हाट परसेंट इन फरवरी 2023। बढ़िया क्वेश्चन है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 7.45% ऑप्शन नंबर सी। 7.45% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टू दी पॉइंट करके चीज़ों को हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो CMIE के द्वारा भी हाल ही में डाटा रिलीज किया गया और उस डाटा के अनुसार जो है फरवरी 2023 में इंडिया का अनएम्प्लॉय रेट जो है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.45% बढ़ा, ठीक है ना। जनवरी में कितना था ये भी हम लोग जान लेते हैं। जनवरी 2023 में ये 7.14% था। दिसंबर 2022 की ये 23 है, ठीक ना। दिसंबर 2022 की अगर हम लोग बात करेंगे ये 8.30% था, ठीक है ना। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम लोग फरवरी 2023 में ही अगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना था, 7.23% था। जैन में अगर हम लोग बात करें यही सेम चीज़ तो ये 8.55% थी। डाटा आप लोग याद रखना। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें फरवरी 2023 में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें UU यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फरवरी 2023 में ये 7.93% थी। और जनवरी 2023 में ये 6.48% हुआ करती थी। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करें तो कितना था, 29.4%, ठीक है ना। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट 29.4% था, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर राजस्थान था जिसमें था 28.3%। थर्ड नंबर पर सिक्किम था, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे सिक्किम था, सिक्किम यानी कि इसका जो था 21.03%। थर्ड नंबर पर सिक्किम था, ठीक है ना। लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करें सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो छत्तीसगढ़ में था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में था और वो कितना था, 0.8% था, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे पॉइंट्स PDF में आपको मिलेंगे, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ना। फिर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन PDF एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। यहाँ पर जो भी बताया गया है वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द स्टॉक एक्सचेंज कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च द रूपी डिनोमिनेटेड NYMEX WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। उस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का नाम बताइए जिससे हाल ही में रुपया नामित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहेगा इसका आंसर। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में इसके हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बिगिन इट्स म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। हाल ही में किस कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड परिचालन शुरू करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बजाज फिनसर्व। ऑप्शन नंबर बी 1 लाइनर ए भी रहेगा, बहुत ज़्यादा हमको
इसमें भी डीप नहीं जाना है। बजाज फिनसर्व को सेबी से म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस का लाइसेंस इन प्रिंसिपल लाइसेंस अप्रूवल प्राप्त हो जाने के बाद इंडिया में टोटल 42 म्यूचुअल फंड हाउसेस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक ना। बजाज फिनसर्व को सेबी से म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस शुरू करने का लाइसेंस मिल जाने के बाद में इंडिया में टोटल 42 म्यूचुअल फंड हाउसेस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, तो बस ये भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, in order to launch co-branded travel credit cards, which bank has recently partnered with Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)। को ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) के साथ में एक साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। रूपे प्लेटफॉर्म पर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। क्यों लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें दिया गया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद IRCTC। तो IRCTC के साथ में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। रूपे प्लेटफॉर्म पर ये कार्ड जो है लॉन्च किया जाएगा। और ये जो भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, MD एंड CEO रिकॉल करते हुए आप लोग चलना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट इनोवेटर्स एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सिडबी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। नव प्रवर्तनों का समर्थन करने और भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए सिडबी ने हाल ही में किस संगठन के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो रील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सो रील जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सो रील, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो सो रील है ये एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइडर कंपनी है। ये जो सो रील है ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो रील। सो रील के साथ में सिडबी ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया, जिससे कि जो भी हमारे इनोवेटर्स हैं, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको इंडिया में बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सके। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके CMD हो जाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड UPI एंड स्वधन ई पेंशन गॉव सर्विसेज फॉर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में किसने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए UPI और स्वधन पेंशन सरकार सेवाएं शुरू की हैं, ठीक है ना। किसने लॉन्च की है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है ये हिमाचल प्रदेश के CM हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए UPI और स्वधन ई पेंशन गॉव सर्विसेज को लॉन्च किया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। नेम द बैंक व्हिच हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ द सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बैंकिंग फॉर द ₹11,603 करोड़ रुपीज़, ठीक ना। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 11,603 करोड़ रुपए में सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग का अधिग्रहण पूरा किया। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। लास्ट ईयर अधिग्रहण से भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। बैंकों का अधिग्रहण कैसे कैसे क्या हुआ था, किसके किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया था लास्ट ईयर। तो इसको ध्यान में सुनना आप लोग ध्यान से। और अभी इस वीडियो के बाद में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के मैं 3-4-5 मिनट का डालता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि लास्ट ईयर किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो भी आप लोग देख लेना, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा। और पहले से पिछली वीडियोज़ में अगर आप लोग देखे हैं तो आप वहाँ पर फिर मत देखिएगा, इस वीडियो के बाद में आपका क्वेश्चन खत्म होगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो देखिएगा, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको मिलेगा कि लास्ट ईयर जीबीओ में, एग्रीकल्चर ऑफिसर में और स्केल 3 में किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाकर मैं डालता हूं बार बार, जिससे कि आप लोगों को पता भी रहे कि लास्ट ईयर किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार किस तरीके से कैसे क्या पूछा जा सकता है। तो एक्विजिशन और मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक ने भी हाल ही में सिटी बैंक इंडिया का जो कंज्यूमर बैंकिंग है उसे 11,603 करोड़ रुपये में पूरी तरीके से उसका अधिग्रहण कर लिया है, उसका एक्विजिशन कर लिया है, ठीक है ना। कंज्यूमर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर बैंकिंग का मतलब हो जाएगा कि लोन, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग, इन सब का अधिग्रहण कर लिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा सिटी बैंक इंडिया के कंज्यूमर बैंकिंग का, ठीक है ना।
कितने में किया गया है? 11,603 करोड़ रुपए में। ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर बात सिटी बैंक इंडिया की हुई है, तो सिटी बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो आशु खुल्लर जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। एक्सिस बैंक का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने इसका अधिग्रहण किया है, तो मुंबई महाराष्ट्र में एक्सिस बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया। बाकी इंडियन बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओगे। ठीक है, तो आज वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, और इसके बाद में छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया है कि लास्ट ईयर किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले देख रखा है तो उसको मत देखो, आपके लिए वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और नहीं देखा तो वीडियो को वो वीडियो भी आप लोग देखो, 7-8 मिनट का होगा, तो मोटा मोटा आइडिया लगेगा लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में जीबीओ एग्रीकल्चरल ऑफिसर और स्केल 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला हुआ था, जो भी मेरे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उन पर ही बेस्ड है ये कि लास्ट ईयर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उनको भी हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमको तैयारी करने में और थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो उसमें लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक स्कीम, प्राइवेट बैंक का मर्जर और एक्विजिशन जो था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी हम लोग लगातार अपने वीडियोस में मतलब पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स रहेंगी, जो भी प्राइवेट बैंक का मर्जर हुआ रहेगा, एक्विजिशन वगैरह रहेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई न्यूज़ और आरबीआई का जो रिपोर्ट था वो भी आया हुआ था। लास्ट ईयर आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, आरबीआई के जो भी पॉइंट थे और जो भी आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, वो भी आया था और काफ़ी डीप में आया था। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर इस बार कवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में और अपने पीडीएफ में। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि आरबीआई न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये आया हुआ था। बैंक का क्या भी शेयर है, जैसे कोई बैंक होती है, उसका किसी भी बैंक में कितना शेयर है, कितनी सेल परचेज करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आए हुए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। सिडबी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, ठीक है, सिडबी से रिलेटेड जो सिडबी की गाइडलाइंस आती हैं, जो सिडबी से सर्कुलर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, या सिडबी का कुछ और न्यूज़ होती है, तो वो भी आई हुई थी। तो उसको भी हमको इस बार पढ़ना है, और वो मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी। काफ़ी डीप में जाकर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो इसको भी हमको कवर करते हुए चलना है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ते चल रहेंगे, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि क्वेश्चंस डीप में पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम भी पूछा गया था, ठीक है ना। आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिपोर्ट्स की, जैसे कुछ भी रिपोर्ट आरबीआई जारी करे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो होते हैं, वो भी हमारा पूछा गया था। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि जैसे आरबीआई ने कोई एक रिपोर्ट जारी की और उसके 4, 6, 7, 8, 10 उसमें कुछ फैक्ट हैं, तो पहले फैक्ट को ऑप्शन ए में डाल दिया, दूसरे फैक्ट को ऑप्शन बी में डाल दिया, तीसरे फैक्ट को ऑप्शन सी में डाल दिया, चौथे फैक्ट को ऑप्शन डी में डाल दिया, या जितने भी ऑप्शन बनाएंगे इस तरीके से एक एक फैक्ट को ऑप्शन में डाल दिया। उसके बाद में जो आंसर पूछा था, कि उसमें ये पूछा था कि एज पर दिस रिपोर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आर बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल करेक्ट। इस तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया था, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था, और वो वही लोग कर पाते जो कि आरबीआई की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े हुए थे। तो मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी पीडीएफ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्मेट में ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंदी करेंगे, तो जो भी किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी गाइडलाइंस के पॉइंट होंगे उसको ऑप्शन में दे देंगे, और उसके बाद पूछेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ करेक्ट, आइदर ए नाइदर ए नाइदर बी करेक्ट। इस तरीके से ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह में हम लोग करते हैं, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आया था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है। और स्टैटिक का बड़ा हुआ बनाया था लास्ट ईयर, जब हम कोर्स सेल कर रहे थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ। और स्टैटिक के लिए मैं बार बार बोलता था कि स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसा लास्ट ईयर हुआ भी था।
स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता था कि स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और स्टैटिक जो पूछते भी है ना, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछते हैं, और वो मैं अपने वीडियोज़ में कवर करता हुआ चलता हूँ। तो स्टैटिक के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और उतना वो पूछते नहीं, करंट में ही इतनी न्यूज़ मिल जाती है उनको, स्टैटिक तक उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दो चार क्वेश्चन अगर स्टैटिक से बनते हैं तो वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टैटिक बना देते हैं, और वो मैं अपने वीडियोस में कवर कवर करते हुए चलता हूँ। आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, काफ़ी डीप में आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे और उसके फैक्ट वगैरह भी आया था। तो आरबीआई के सर्कुलर हम लोग लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज हम लोग चलाते हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक हमारी सीरीज चलती है। पीडीएफ में एक अलग सेक्शन ही आप लोगों को मिलता है कि आरबीआई कहता है, वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्केल 2 स्केल 3 जीबीओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर जो अपना मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जैसे इंडियन बैंक वगैरह का आ गया, या और भी जो दूसरी बैंकें होती हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई का सर्कुलर पूछा जाता है और उसकी फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो फैक्ट जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्केल 3 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डाटा भी मैं अपनी पीडीएफ में कवर करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी कंटेंट बनाया जा रहा है। तो और ये बता मैं इसलिए बार बार रहा हूँ, हर वीडियो में इसको इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से करो। लास्ट ईयर का जो चीज़ें पूछी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक कंटेंट होगा ना वो तो वही रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहो, याद करो, तो 4-10 बार पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा, ठीक है। जीडीपी की बात करें हम लोग, तो जीडीपी का भी बड़ा हुआ हुआ था। और जीडीपी जनरली हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि स्केल 1 स्केल 2 और स्केल 1 और स्केल 2 में ही आएगा, क्लरिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जीडीपी पूछा गया था वो स्केल 3 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और स्केल 3 के एग्जाम में जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा था। तो जीडीपी हम कवर करेंगे। नॉर्मली स्केल 2 में और पीओ क्लर्क में ही जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर स्केल 3 में भी आया था। तो कोई बात नहीं, जीडीपी की हम लोग पढ़ेंगे, उसको ध्यान में अपने रखेंगे, जीडीपी भी हम लोग लगातार पढ़ते हुए रहेंगे। एक चीज़ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन के ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2-3 महीने तक की ही जीडीपी पूछी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीडीपी का रिलेटेड जो वीडियोस होगा उसको मैं एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमको जीडीपी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, बहुत ज़्यादा साल भर का नहीं करना है कि अगर हमको सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी की जीडीपी नहीं, तब तक तो बदल जाएगी सितंबर आते आते। तो लास्ट में एक कंपाइल करके ना एक लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन होता है जीडीपी का, जो जीडीपी प्रेडिक्शंस होता है उसको आपको प्रोवाइड में करता हूँ, और पीडीएफ में भी रहता है, वीडियोज़ में भी रहता है। तो जीडीपी से रिलेटेड भी चीज़ों को हमको कवर करना है। अब स्केल 3 में इस बार लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो फिर मतलब स्केल 2 और आगे पूछ ही सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जीडीपी हम लोग करेंगे। आईआरडीएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी पूछी गई थी, उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कैबिनेट के जो अप्रूवल होते हैं जहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम भी करेंगे। लास्ट ईयर लोन अमाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हमेशा से पूछे जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोन अमाउंट से पूछे गए थे। तो लोन अमाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको किसको कितना लोन दिया गया, आईएमएफ के द्वारा किसको कितना लोन दिया गया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया, उसमें से कितना लोन भारत सरकार वियर करेगी, कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी। तो ये भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने पीडीएफ में अपनी वीडियोस में लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर जीएसटी इनवाइसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जीएसटी ई इनवाइसिंग से रिलेटेड जो भी होता है कि चालान वालान कब बनता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग कवर करते हैं और ये भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। और डाटा का खेल ज़्यादा होता है, स्केल 3 का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो हमेशा से पूछी गई हैं, जो पैटर्न रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे मिले हुए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका मेमोरी बेस्ड है ये, उनसे लेके मुझे
उनसे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई इनको सबको ध्यान में रखो। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने अपना कोर्स का जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है।